बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 10 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। तो अगर आपका एपिसोड पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वॉइस पसंद है तो तब भी लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में यार बताया करो कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। सो हैव अ फन, यानी कि बातचीत करने के लिए कमेंट में आ जाया करो, मैं तो उसका भी जवाब दे दिया करूँगी। शुरू करते हैं आज के एपिसोड को, जो कि काफ़ी अमेजिंग होने, क्योंकि स्टोरी का जो ट्विस्ट है ना वो शुरू तो अब हुआ है ना। शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नाहिल बीबी अपनी सारी नेमतें से स्टडी में मैगजीन पढ़ते देख ताजिब से पूछा था। जियान सबके साथ आऊँगी पेज पर लटते आम से लहजे में बोली। वो डार्क ब्लू शिफॉन की एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक में जाने के लिए तैयार बैठी थी। आज बारात ही तमाम अफराद होटल जा चुके थे। वो जियान के इंतजार में बैठी क्योंकि वो आज भी लेट हो गया था, इसलिए वो स्टडी में आ गए थे। लेकिन जियान बाबा तो अभी भाई निकले, ईशा बीबी लेने आई थी। निबंध ने सादगी से कहा, मगर नाहिल को यकीन आया था। क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने बताया नहीं इन्हें मेरा। वो देरी से चेयर से उठे थे। बीबी जी मैं तो किचन में थी, जब बाहर गाड़ी का हॉर्न हुआ तो वो बैठ कर जा चुके थे। इसने जल्दी से सफाई दी। नाहिल को अपनी आंखों के आगे धुंध सी महसूस हुई थी। इस शख्स की खुद से बेगानगी ने इसे बेयकीन सा कर दिया था। दिल चाहा बिधाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे, मगर वो खुद को संभालती बाहर निकल गई। माही बीबी मैं जाऊँ या रुको, बाहर रशीद इंतजार कर रहा है। वो भी जाने के लिए तैयार करी थी। नहीं तुम जाओ, मैं राहम भाई या बिलाल को बुला लूंगी। इसे कहती अपने कमरे की तरफ बैठ गई थी। दिल यकदम में ही हर चीज से बेजार हो गया था। अब इसके जाने का कोई इरादा न था। जियान भाई माही का है। हिना ने इसे ईशा के साथ आते देखा था, मगर नाहिल कहीं न थी। बारात भी आ चुकी थी। क्या मतलब, मुझे क्या पता तुम लोगों के साथ आई होगी। इसने हैरत से इसका परेशान चेहरा देखा था। भाई वो तो हमारे साथ नहीं आई, कह रही थी कि आपके साथ आएंगी। दुआ ने घबरा कर कहा तो जियान ने परेशानी से फोन निकाला और इसे कॉल करने लगा, मगर फोन ऑफ जा रहा था। ईडियट, फोन कहाँ से हटाकर गुस्से से बड़बड़ाया, नंबर डायल करने लगा। हाँ रशीद कहाँ तुम। अच्छा नाहिल घर पे किसके साथ है। साहब जी बीबी जी तो अकेली हैं, कह रही थी राहम बाबा या बिलाल को बाबा को बुला लेंगी। जियान की फोन पर गिरफ्त यकदम ही मजबूत हो गई थी। कॉल काटता वाहे की बढ़ने लगा। कहाँ जा रहे हो। जियान ईशा ने इसे उजरत में जाते देखा तो पूछा, मगर वह नजरअंदाज करता निकलता चला गया। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। वो घर पर अकेली थी, अगर इसे कुछ हो जाता, यह सोच ही इसकी रूह फना कर गई थी। वो लड़की जितनी भी बेवफा और धोखेबाज सही, मगर इस कंडीशन में इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। झटके से पोर्च में गाड़ी रोकी और भागता हुआ लाउंज में आया था। मिनाहिल मिनाहिल फिक्रमंद आवाज में से बकाता वो भागता हुआ रूम में आया था। वो वहां भी नहीं थी। इस बार दिल शिद्दत से धड़का था। कदम बलकनी की तरफ बढ़ा दी, मगर सामने का मंजर देख सुकून का सांस आज के वो आंखें मूंदे चेयर से सार टिकाए बैठी थी। मिनाहिल इसके करीब आकर गुस्से से झंझोड़ दिया। वो हड़बड़ा उठी थी। क्या ड्रामा ये, क्या कर रही हो, यहाँ गई क्यों नहीं थी सबके साथ। इसके कंधों पर दबाव डालकर सस्ती से पूछा। इसने रोई रोई आंखों से इसे देखा। छोड़े मुझे, आप तो ईशा के साथ चले गए थे ना, तो क्यों आए वापस। इसके हाथ को अपने कंधों से हटाती वो भी गुस्से से बोली थी। तो तुम से किसने कहा था कि मेरा इंतजार करती है। तक मेज लहजे में कहता, इसकी आंखें नम कर गया था। सही कह रहे हैं, मैं क्या जरूरत थी आपका इंतजार करने की। ईशा तो है, तो आपके इंतजार के लिए काफी है। इसे धक्का देती कमरे में आ गई थी और गुस्से से अपनी ज्वेलरी नोच नोच कर बताया, पागल हो गए हो, क्या कर रही हो। ये इसके हाथ पकड़ कर रोका। नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं चले जाए आप भी। अपने हाथ छुड़ाकर आंसू रगड़े। जियान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा रद्द-ए-अमल क्यों दे रही है। नाहिल 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, अपना हुलिया दुरुस्त करो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। इसे वार्न करता जाने लगा, जबकि नाहिल तो सकते कैसे कैफियत में थी। कितने दिन बाद वो शख्स इसे मन के बजाय मनाहिल कह रहा था। इसका दिल शिद्दत से रोने को चाहा, मगर अचानक ही दिमाग में ठेसे उठने लगी थी। अपना सर पकड़ कर उठी। जियान इसकी आवाज पर पलट कर तेज से करीब आया। क्या हुआ। इसे बेड पर बिठाकर चेहरा थामा। कुछ नहीं, आप जाएं, आई एम फाइन। वो खुद पर तरस नहीं खिलवाना चाहती थी। इसके हाथ हटाते या उठकर ड्रेसिंग रूम में जाने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर जाऊंगा। दांत पीस कर इसे बाजू से पकड़ कर रोका। शायद आपको मालूम नहीं है, मैं पिछले 2 घंटे से इसी कंडीशन में अकेली थी। आंसू रगड़ कर तंसिया लहजे में कहती से देखने लगी। तुम जानती हो मैं लाइल था जब से सुर हो रही थी। हाँ, जब आप ईशा के साथ होते हैं तो बाकी सारी दुनिया भूल जाते हैं। तुम सहराना लहजे में कहती ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर टिश्यू से अपना मीठा मीठा मेकअप साफ करने लगी, क्योंकि आज इसकी बहन की शादी थी और अपनी वजह से इसे नहीं रोक सकती थी। मुड़ी तो वैसे ही घूरा था। तुमने किसके लिए अपनी दुनिया बुला दी, जरा ये भी बता दो। सख्ती से इसके बाजू का पकड़ा वो करा उठी थी। दर्द हो रहा है मुझे, तड़प कर इसकी आंखों में देखा जहाँ चिंगारियां सी भरी हुई थी। जवाब दो, किसके लिए कर रही हो ये कंप्रोमाइज। इसे करीब करते सद लहजे में बोला, दिमाग खराब हो गया आपका, कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कौन सा कंप्रोमाइज कस्मकार आजाद होना चाहे। इसकी बातें सर पर से गुजर रही थी। जियान ने एकदम सराहना निगाह पर डाली और खुद से दूर किया। नीचे आओ, देर हो रही है। तो इससे कमरे से निकल गया था। वो भी इसके लफ्जों में उलझी नीचे चली आई थी। नामीन की शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था। इस 1 हफ्ते में इसने मोहित का रवैया नॉर्मल पाया था। वो जहाँ जाने को कहती ले चलता। अगर वो खुद भी कहीं जाती तो रोक टोक नहीं करती, कभी भी ना की थी। मगर वो ये बात अच्छी तरह से जान गई थी कि मोहित की फायजा मलक में जान बसती है, इसीलिए वो बिन के साथ खुश मिजाजी से ही रहती थी, क्योंकि वो मोहित की नज़रों में कभी भी बुरा नहीं बन सकती थी।
मोहित आज कहीं बाहर चले पर लैपटॉप पर बिजी था जब वो पीछे से इसके गले में बाहर डालकर बोली, रामीन यार मैं घर में कुछ बना लो ना, आज बहुत थक गया हूँ। लैपटॉप बंद करके सीधा लेट गया था। नहीं मुझे बाहर जाना, इसने रूठ कर कहा। प्लीज़ यार मैं थक रहा हूँ ना, आज डिनर घर पर ही कर लेंगे। मोहित ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर इसे देखा, लेकिन मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। बुरा समूह बनाकर बोली तो इसे देख कर रह गया था। कुछ भी नहीं आता, वो कुछ सोच में पड़ गया। तो जाओ महरीन साहिबा, किचन से रेसिपी लेकर कुछ बनाओ। इसने घर की मेड का नाम लेते ही इत्मीनान से कहा। अब मैं नौकरों से खाना बनाना सीखूंगी, अगर तुमने कुछ खाना ही है तो इसी से कह दो। इसने नहुआ से साथ झटका। अमीन वो बहुत पुरानी मुलाजम है हमारी, और मामा इनके लिए काफ़ी टची हैं, लिहाजा ख्याल रखना। आइंदा नर्म लहजे में इसे तनबिया कर गया था। तो अब मुझे मिडिल क्लास लोगों के लड़कियों की तरह तुम्हारे आगे पीछे खाने सजाने होंगे। इसका कॉलर सेट करती दिलरुबा अंदाज में बोली थी। क्यों? अपर क्लास खवातीन अपने शोहर को भूखा मार देती हैं। इसको खुद पर से हटाता दोबारा लैपटॉप खोलकर बैठ गया था। अच्छा कल हम मामा के घर चलेंगे। ओके, बात बदल कर गुस्से से बोली, मगर मोहित की कीपैड पर उंगलियां एकदम ही थाम गई थी। इसके बाद मामा हर सारे लागे थे। रमी ने शिद्दत से इसकी खामोशी महसूस की थी। इसे मिनाहिल से शदीद नफरत महसूस हुई थी। वो कुछ भी गा लेती, मिनाहिल को हमेशा इनके दरमियान ही रहना था। वो कितनी भी कोशिशें गा लेती, मगर मोहित के दिल से इसकी यादें कैसे मिटाती। अच्छा बताओ तो क्या खाओगे? इसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए जल्दी से बोली, जो तुम्हें इजी लगे। मोहित ने शरारत से कहा तो इसके बाद पर पंच मारती उठ खड़ी हुई थी। अंडा बॉयल करके लाऊंगी अब तो। इससे गुल क्या कहती कमरे से निकल गई थी। इसने मुस्कुराते से जाते देखा था। तुम्हारी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए किस हद तक कामयाब हो सकूंगा मैं नहीं जानता, मगर मेरा वादा है वो उससे कभी भी इस मोहब्बत करने वाली लड़की के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। तो सफ़र में वो इससे हम कलाम था जो कभी इसकी यादों का कुल महफर हुआ करती थी। यार माही एक चक्कर तो लगा ही सकती हो ना तुम यहाँ का। मैं जियान भाई को कहूँगी कि तुम्हें यहाँ छोड़ कर जाए। रीता ने फ़ोन पर गुस्से से कहा तो वो फीकी सी हंसती थी। मामा बाबा का उम्रे पर जाने का इरादा हो रहा है ना, तो तुम बताओ कैसे आ सकती हूँ मैं? इसने उधर तराशा। वो कैसे इसे क्या बताती कि जो शख्स इसे बात करना तक छोड़ चुका है वो क्या इसकी फ़िक्र करेगा। वो सोच सोच कर थक गई थी कि आखिर इससे ऐसी क्या गलती हो गई थी। वो जो जान लटाने वाले शख्स बिल्कुल ही बदल कर रह गया था। ना अब इसके खाने की परवाह थी, ना मेडिसिन की, ना नींद की, ना रात को देर से खा रहा था। मुश्किल एक दो जुमले से ज़्यादा इसे बात ना करता था। फिर भी यार एक बार तो आ जाओ ना, अम्मी भी कह रही थी। रीता ने इसे कायल करना चाहा क्योंकि वो इसे बहुत मिस कर रही थी। तूबा भी शादी के फ़ौरन बाद फहद के साथ वापस चली गई थी। अच्छा आ जाऊंगी, तुम भी चक्कर लगा लो। ये क्या सिर्फ किसी इवेंट पर ही आओगे? इसने डांट कर कहा तो वो खिलखिला उठी थी। ये तुम अपने भाई से पूछो, क्योंकि वो अपनी मर्जी के बगैर कहीं रहने नहीं देते, कहीं रुकने नहीं देते। रीता ने शर्मा कर कहा तो मनाहिल भी मुस्कुरा रही थी। अली को तो बताती हूँ मैं, फ़ोन दो ज़रा उसे। मनाहिल ने ज़रा थोड़े रौब से कहा तो इसकी गोद में सारा खेली ने आईब्रो चुका के था। हाँ ये लो बात करो। इसके कान से फूल लगा कर आपने सारा अपनी गोद से हटा दिया था। हाँ बोले टिड्डी कैसी हो? इसे गुर का वापस आने का इशारा किया। अली के बच्चे इसे भेजो यहाँ, मैं मिस कर रही हूँ। इसे डांट कर बोली, यार अभी कहाँ आए मेरे बच्चे, और जो मैं मिस कभी करूँगा इसका क्या? रीता की रंगत एकदम सुर पड़ गई थी। छोरे एक दो दिन के लिए कह रही। मनाहिल भी जम गई थी। अली का जानदार कहकर स्पीकर पर हो जाता। ठीक है जो हुक्म आपका। मुस्कुराते हुए अपनी शर्म से लाल पीली होती बीवी को देखा। मनाहिल ने भी एक दो बातें करके गाल काट दी। शर्म करें कैसी बातें कर रहे थे? इसने गुर का कहा तो गलत भी तो कुछ नहीं ना कहा। इसे अपने करीब करने लगा। वो फौरन इसे दूर होती दरवाजे की तरफ भागी थी। रीता यार ये चीटिंग है। इसने गुर का वापस बुलाया, मगर वो खिलखिलाती हुई बाहर निकल गई थी। वो ऑफिस से जल्दी आ गया था। फ्रेश होकर निकला तो नजरें बेचैनी से बार बार पहलू बदलती मनाहिल पर भी थी, जो कब से कुछ कहने की कोशिश में लगी थी। ढीले डाले कपड़ों में भरे भरे वजूद के साथ इसकी जब ही निराली लग रही थी। इसकी नज़रों के इत्तेकास पर इसने नजर उठाकर इसे देखा। वो फौरन रुख बदल गया था। वो आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, बलाहिर इसके नज़दीक का कह ही दिया था। ये 7 माह में पहली बार हुआ था कि मनाहिल को याद दिलाना पड़ा था, वरना हर सेशन की डेट इसे पहले ही याद रहती थी। ध्यान एक नज़र इसे फिर टाइम को देखा। ये बात सुबह भी याद दिला सकती थी मुझे। जाओ चेंज करके आओ जल्दी। स्मार्ट लहजे में कहकर कबर्ड की तरफ भाग गई थी। लेकिन इससे पहले तो मैंने कभी याद नहीं दिलाया। आप कल आप काटते ना चाहते हो भी शिकवा ज़बान पर आ गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ ज़िंदगी भर काट का उल्लू बना फिरता रहूँ? अगर तुम्हारे आगे पीछे शर्ट गुस्से से बेड पर फेंकी, वो डर कर एकदम पीछे हुई थी। जाओ रेडी हो, मुझे कहीं और भी जाना है। इसकी साइमी शक्ल से नजरें चुरा कर बोला। वो भी ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। आंखों से खुद बहुत आंसू गिरने लगे थे। वो तो इस शख्स की मोहब्बत की आदी हो गई थी। ये कौन सा रूप था इसका? यार ईशा एक मसला होगा, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तुम पहुंच जाना, डिनर के साथ ही करेंगे। वो अपने बाल बना रही थी जब इसकी आवाज़ कान में गूंजी। खिड़की के पास खड़ा फ़ोन पर मसरूफ था। चलो ठीक है सी यू। कॉल काट कर मुड़ा तो वो ड्रेसिंग के पास सुन सी खड़ी थी। कितनी देर करनी है? कर लहजे में कहता इसके पास आया, मगर वो ब्रश ड्रेसिंग पर फेंका बगैर जवाब दिए बेड पर जाकर बैठ गई थी। आपको जाना जहाँ जाना है ना चले जाएँ। अगर जाना हुआ तो मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। बाल फोल्ड करके तकिए दुरुस्त करती लेटने लगी थी। क्या बकवास कर रही हो? खड़ी हो जल्दी से। इसका बाजू पकड़ कर उठाया। छोड़े मुझे, मैं नहीं जाना चाहती मेरी ज़ात आपके लिए मसला बने। बाजू छोड़कर तंदिया लहजे में बोली। जान समझ गया था कि वो कहा सुन चुकी है। तुम तो सारी ज़िंदगी का मसला हो, क्या करोगी? हाँ इसके तासरात देकर तुम सराहना लहजे में बोला। तो मनाहिल दंग से इसे देखती रह गई थी। तो क्योंकि हम इससे शादी कर लेते हैं, अपनी लव ऑफ लाइफ ईशा से शादी, जिसके साथ डेट पर जाते हैं रोज़,
आंखों की नमी अंदर उतारता चटक उठी थी। जस्ट शट अप ओके। आंखों में चिंगारियां लिए दहाड़ उठी। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वैसे सही कह रही हो, बहुत जल्द मेरे पास होगी मेरी लाइफ ऑफ लाइफ। तुम्हें तो वैसे भी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता अब। इसकी दुनिया तक हवाला करते अपनी कील उठाकर बाहर निकल गया। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी गलती सरजद हो गई थी इससे जो ये शख्स इस कदर अजनबी हो गया था। आंसू एक तो अतर से बह रहे थे। क्या इसकी खुशियों की मियाद इतनी कम थी? जब से मनाहिल ने उमर की बेगुनाही की गवाही दी थी तब से इन पर एक चुप तारी हो गई थी। आज भी वो इस बात को खोले दिल से इतराफ़ कर रही थी कि हाँ, वो एक कमज़र्फ औरत थी जिन्होंने आम और जाहिल सौतेली माओं की तरह अपनी सौतेली औलाद से हमेशा नफरत की थी। सिर्फ नफरत ही नहीं बल्कि उन्होंने इनको सगे बाप की शफ़क़त से भी महरूम कर दिया था। उन्होंने इब्रार हैदर से मोहब्बत की थी मगर इनकी पहली बीवी की औलाद को औलाद नहीं समझा था। मगर आज न जाने क्यों इनका दिल चाह रहा था कि वो इन मासूम लड़कियों के पास जाएँ और बचपन से आज तक की गई ज़्यादतियों की माफ़ी मांग ले। मगर वो खुद भी इतनी हिम्मत कहाँ से लाती? क्या बात है, सोना नहीं है जो ऐसी बैठी हो? अब राज साहब ने इसे रॉकिंग चेयर पर खामोश बैठा देख हैरत से कहा और अपनी जगह पर जाके बैठ गए थे। सुने, इनकी नाम आवाज़ पर उन्होंने परेशानी से देखा। सब खैरियत है ना? वो करीब आकर बैठी तो उन्हें निस्तफसार किया, शायद ही कभी इन्हें इतना निढाल देखा हो। क्या मैं अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगूंगी तो आप मुझे माफ़ कर देंगे? इनके गमगीन लहजे पर वो एक गहरी सांस भर के रह गए थे। जब से हकीकत मालूम हुई थी वो बिल्कुल ही बदल चुके थे। इनसे सिर्फ इनकी वजह से वो अपनी बेटियों से इतने ज़्यादा दूर रहे थे। मगर सिर्फ फातिमा बेगम ही तो कसूरवार नहीं थी ना, वो खुद भी बराबर के मुजरिम थे। कोई कैसे अपनी औलाद से इस कदर लाताल्लुक़ हो सकता है? फातिमा, तुमने जो कुछ भी किया वो मेरे साथ नहीं, मेरी बच्चियों के साथ किया। और मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रही हो? मैं तो खुद इनका गुनहगार हूँ। अगर माफ़ी मांगनी है तो इनसे मांगो जिनका दिल दुखाया। उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो समझ लेना मुझे कभी तुमसे कोई गिला नहीं था। नाम लहजे में कहते करवट बदल कर लेट के थे। इनका दिल भी नदामत के बोझ से भारी हो गया था। फातिमा बेगम अपने आंसू पूछती जगह पर लेट कर आंखें मूंद गई थी क्योंकि वो जानती थी इनकी बेटियां इन्हें मायूस नहीं करेंगी। मनाहिल बेटा, मुझे बात करनी थी तुमसे। फातिमा बेगम इसके और दुआ के कमरे में आई थी। आज रात इनकी फ़्लाइट थी। आए ना मामा, मुस्कुरा कर बोली। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब इसका सुबह से बीपी लो हो रहा था। फातिमा बेगम ने मोहब्बत से इसके गाल पर हाथ रखकर पूछा। मनाहिल की आंखें खुद ब खुद भीगने लगी थी। जी ठीक, वो आहिस्ता से कहकर सर झुका गई थी। मुझे बात करनी थी तुमसे। वो कुछ तजवज़ का शिकार थी। जी कहें ना, इसने अपना आयस भरे लहजे में कहा तो इनकी आंखों में नमी झमाने लगी थी। बेटा, वो एक पल के लिए रुकी थी मगर आज वो बहुत हिम्मत मुजतमा करके यहाँ आई थी। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं जानती हूँ ज़िंदगी भर जितने दुख तुम्हें दिए हैं ना, इसके लिए आगे ये छोटी सी माफ़ी कुछ भी नहीं है। लम लहजे में कहती मनाहिल को साकित कर गई थी। बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रोते हुए इसके हाथ थाम गई थी। ये क्या कर रही है मामा? आप मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत करें। इन्हें अपने गले से लगा लिया। दुआ जो इन दोनों को बुलाने आई थी अब खामोशी से इनके पीछे आकर बैठती थी। मैंने तुम दोनों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी करी बेटा, मैं बहुत पछतावा हूँ। मेरा दिल दुख रहा है, दुख से भरा हुआ है। मेरी बच्ची मनाहिल को बहुत गमगीन व बेचैन सी लगी थी। प्लीज़ मामा, आप ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। हमने कभी ऐसा ना चाहा कि आप कभी हमारे आगे हाथ जोड़े। मैं भी तो आपसे बदतमीज़ी करती थी। आप मुझे भी माफ़ कर दें। इनके हाथ थाम कर बोली, नहीं मेरी बेटी, तुम दोनों तो बहुत मासूम हो। इसके आंसू साफ करते बोली तो दुआ भी इनके कंधे से लागे थे। मुझे भूल गई आप दोनों? इसने रूठ कर कहा तो वो दोनों हंस पड़ी थी। हाँ मेरा बेटा है ये तो। उन्होंने इसे लिपटा लिया। मनाहिल को अपने दिल में ढेरों इत्मीनान उतरता महसूस हुआ था। हाँ, मैं आप दोनों को बुलाने आई थी। चाची जान बुला रही हैं। दुआ ने याद आने पर जल्दी से बताया था। माही बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद के ना खाने बनाए, आज आ जाओ जल्दी। इसका चेहरा थपथपाती दुआ के साथ बाहर निकल गई थी। वो भी कपड़े अलमारी में रख कर आईने में अपना जायज़ा लेने लगी। जब से इन दोनों में तल्ख कलामी हुई थी तब से दोनों के दरमियान बात बिल्कुल बंद थी। येलो कुर्ते पर बड़ा सा वाइट दुपट्टा डाले अपने सोगवार हुस्न लिए दिल में उतर जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। ढीली डाली चुटियाँ बांधे हुस्न से बिल्कुल लापरवाह महसूस हुई। रीदा और आमीन भी आई हुई थी। सबको सलाम करती कोने में जाकर बैठ गई थी। वैसे भी सुबह से तबीयत नासाज थी। सबको सर्व करो चाय। सुगरा ने चाय लाकर रखी तो फाइका बेगम ने इसे ऑर्डर दिया था। सभी लाउंज में बैठे थे सिवाय बुजुर्ग अफराद के। वो झिझकती हुई अपनी असियत छुपाती उठ के जान को सुबह से आप नजर आई थी। वो चेहरा बिल्कुल जड़ पड़ रहा था। इसने सख्ती से अपने लाभ बेच लिए थे। माही बैठ जाओ, तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। सुबह से तुम्हारी हिना ने डांट कर कहा तो मोहित ने भी बस एक नज़र से देखा मगर वो एक निगाह जयान और अमीन ने से पोशीदा न रह सकी थी। इसका बस नहीं चाह रहा था कि अभी सबकी नज़रों से ओझल कर दे। जाओ रेस्ट करो। जान के सर लहजे पर मनाहिल की इसके निगाहें मिली मगर वह हल्के से अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। इसे नज़रअंदाज करके रीदा से बातों में लग गई थी। इसकी हुस्सरी पर जान को अपना खून उबलता हुआ महसूस हुआ। यकदम ही उठ खड़ा हुआ था। किधर? इसे उठता देख राहब ने पूछा तो वो काल का इशारा करता बाहर निकल गया क्योंकि अगर एक लम्हा भी वहाँ रहता तो ज़रूर कुछ कर बैठता। समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस लड़की को इस हाल पर छोड़ दे। बेचैनी से बालों में हाथ फेरता सिगरेट के कश लगा रहा था। वो कैसे अपनी बीवी को, अपनी मोहब्बत को अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त कर सकता था? सिर्फ इसे अज़ियत देने के लिए ईशा को अपने करीब ला रहा था। जानता था ये सरासर खुदगर्जी है मगर सिर्फ ईशा के नाम से इसके चेहरे पर रकम होने वाली जलन को देखकर इसे भी इस आग में धकेलना चाहता था जिसमें वो पल पल सुलग रहा था। आप दोनों थोड़ा वेट नहीं कर सकते थे?
मैं भी साथ चलती। नाहिल बाप से लग कर बैठी थी। इनके फ़्लाइट का टाइम होने वाला था। तबीयत की नाज़ाजी की वजह से वो इन लोगों को घर से रुखसत कर रही थी, जबकि दुआ और उमर और ज़ियान के साथ एयरपोर्ट जा रहे थे। तो हम दोबारा चले जाएंगे अपने बच्चे के साथ, इसके साथ तबक्का मोहब्बत से बोले तो सभी मुस्कुरा दिए थे। बाबा मैं बहुत मिस करूँगी आप दोनों को, न जाने क्यों इसकी आंखें बाहर आई थी। फातिमा बेगम ने करीब आके मोहब्बत से इसे अपने साथ लगा लिए थे। ज़ियान भी फातिमा बेगम का बदलता रवैया देख चुका था, मगर अब इसे इस लड़की से वाबस्ता किसी चीज़ में दिलचस्पी ना थी। रोते नहीं है बेटा, और बस ख्याल रखना आपने, बिल्कुल भी मैं कंप्लेन ना सुनूं तुम्हारी, ठीक है। इब्रार साहब ने प्यार भरी डांट पिलाई थी। मेरी बेटी बहुत समझदार है, ज़ियान के साथ बहन भाइयों का भी ख्याल रखेगी। फातिमा बेगम ने इसके आंसू साफ करके मोहब्बत से कहा, मगर नाहिल इन्हें क्या बताती, जिस शख्स को अपना साहिबान समझ रही थी वो तो खुद इसे कड़ी धूप में खड़ा कर चुका है। चाचू लेट हो रहे हैं, चले। ज़ियान ने रिश्वास में टाइम देकर हाँ बेटा चलो। इब्रार साहब भी उठ खड़े हुए थे। बाबा वहाँ जाते ही फ़ोन ऑन कर लीजिएगा, नाहिल चौथी बार याद दहानी करवाई थी। यार आप भी ऐसा करो, बाबा की जेब में ना पर्ची डाल दो। उमर चिड़ का बोला तो सबका जहाँ सबका कहका लगे थे वही नाहिल ने इसके कमर पर हाथ मारा था। बहुत पिटोगे मुझसे, इसे घूरा तो वो हंसता हुआ दूर हो गया था। ज़ियान भाई संभाले, इन्हें डाहिकलों का हाथ हो रहे। इनका उमर ने इसकी भरी भरी सर पर छेड़ा तो वह एकदम ही सुर पड़ गई। ज़ियान की नज़रें भी इसके वजूद पर टहल गई थी। माँ बनने का अनोखा रूप इसे और दिलकश बना रहा था। इसके दिल में दर्द की फिर करवटें लेने लगा, मगर वो अब किसी सूरत भी इस जादूगरनी के जाल में नहीं फंसना चाहता था। सबसे मिलकर वो लोग निकल गए थे। नाहिल का बस नहीं चाह रहा था कि वो अभी उड़ के इनके साथ चली जाए, मगर इसके पैरों में बेड़ियाँ थी जिन्हें वो चाका भी नहीं तोड़ सकती थी। क्या बात है, क्यों ऐसे फारिग बैठी हो? और शोहर के घर आने का वक्त हो रहा है, कुछ ख्याल है? फ़ाइका बेगम लाउज में आई तो वो नीम दराज थी। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे अजियतों में भी इजाफा हो रहा था। जब से ज़ियान ने इसे नज़रें फेरी थी तब से वो खुद से लापरवाह हो चुकी थी। ना चेकअप के लिए गई थी दोबारा, ना ही अपनी डाइट का ख्याल रख रही थी। भाभी बच्ची को मैंने ही आराम का गया, शक्ल देखे पीली हो रही है। सोमिया बेगम ने इसके लिए ऑरेंज जूस बना कर लाई तो फ़ाइका बेगम को आग ही लगी थी। अरे तो ये कौन सा अनोखा काम करने जा रही है जो इसकी नाज़बरदारियाँ उठाई जाएंगी? इसकी दर्द बढ़ती शक्ल देखकर तंज किया तो वो सीधी होकर बैठ गई थी। मामी आपको अगर कोई काम है तो मुझसे कह दें, क्योंकि इसे तो कुछ किचन में घुसने भी नहीं दूंगी। हिना ने फ़ाइका बेगम से कहकर नाहिल को घूरा, क्योंकि हिना के लाख मना करने के बावजूद भी वो दोपहर का खाना भी इसी ने बनाया था। हाँ भाभी, खाना भी बच्ची ने बना दिया था, चलो जल्दी से ख़त्म करो। शबाज अपनी निगरानी में से जूस पिलवाया। फ़ाइका बेगम वही बैठी कट रही थी। माही चेकअप के लिए चलना आज मेरे साथ, हिना ने इसकी कंडीशन देखकर कहा, क्योंकि वो काफ़ी दिन से ज़ियान की इससे लापरवाही देख रही थी। नहीं ठीक हूँ मैं, फ़ाइका बेगम की गुस्सीली नज़रों को पर बखूबी महसूस कर सकती थी। आओ लाल में चलते हैं, बहुत ठंडी आवाज़ आ रही है। हिना के कहने पर भी वो उठ खड़ी हुई थी। शाम के 6 बजे बज रहे थे। आज मौसम सुबह से खुशगवार हो रहा था और हिना बेंच पर आकर बैठ गई थी। माही सच बताओ, तुम्हारे और ज़ियान भाई के दरमियान कुछ हुआ है? इसके उदास चेहरे को देखकर पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है। इसके कंधे पर सारा के आंखें मौन गई। हिना को वो बहुत बुझी बुझी लग रही थी। मेरा शादी कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा? इसने चौका पूछा तो उसके मामों के पास हो रहा है। वो जानती थी नाहिल और साद की आपस में बहुत बनती थी। माही मेरी दुआ है कि तुम्हारी बेटी हो, फिर मैं इसे अपनी बहू बनाऊंगी। हिना ने खुशी से चाह का कहा तो नाहिल ने सर उठा के हैरत से इसे देखने लगी, फिर एकदम खिलखिला के हंसती चली गई थी। या अल्लाह हिना क्या होगा तुम्हारा? हंसते हंसते इसकी आंखों में आंसू जमा हो गए थे। क्यों, तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं अपनी बेटी के लिए? इसने घूरा तो नाहिल अपनी हंसी को काबू करने की कोशिश करने लगी। अच्छा बाबा कर लेना, बस जाओ, बल्कि जाओ शॉपिंग कर लो जाके अभी से शादी की। लब का कोना दबाकर इसे छेड़ा तो वो भी खिलखिला उठी थी। वो एक गरीब घराने का लड़का था। बचपन में वालिद के इंतकाल के बाद माँ ने ही परवरिश करी थी, मगर अभी इब्राहिम इंडस्ट्रीज में जॉब शुरू हुई थी कि माँ भी चल बसी थी। तब से सिद्रा बेगम और इब्राहिम साहब ने ही इसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा था। वो दिन ब दिन इनके करीब होता जा रहा था। इन्हें अपने माँ बाप का दर्जा दे चुका था, मगर ईशा इब्राहिम के मामले में इसका दिल कब बगावत कर बैठा इसे खुद मालूम नहीं था। वो नहरेली फूलों जैसी लड़की कब इसके दिल में उतर गई थी इसे खुद भी पता ना चला था। वो जो इसे एक नज़र देखना गवारा ना करती थी, कभी मुलाजिम से ज़्यादा इसकी हैसियत ना दी थी इसको। एक नज़र देखकर सारा दिन इत्मीनान से गुजार लेता था, मगर ठीक ही तो करती थी। वो था ही क्या इसमें नॉर्मल सी पर्सनैलिटी वाला शख्स जो इसके बाप का सेक्रेटरी था, इसे अहमियत वो क्यों देती, क्यों कर देती, क्यों अपनी सतह से नीचे आती? किन ख्यालों में गुम है मिस्टर, आपसे पूछ रही हूँ मैं। इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते झुझला कर बोले, जबकि इसे अपने सामने देखकर एक पल के घबरा सा गया था। मैम आप यहाँ? वो किधर संभल का बोला। क्यों, मेरा ऑफिस आना मना है? वो तब ही उठी थी। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा लिव इट। बाबा कहाँ है? मैं कब से पूछ रही हूँ तुमसे, मगर न जाने कहाँ तुम आ गए। तुम्हारा सुर्ख टाप की तरह चेहरा भी कुछ कुछ सुर हो रहा था। वो नजरें फ़ौरन चुरा गया था। मैम वो साइड पर गए हैं, अभी वापसी में टाइम लगेगा। नजरें झुका कर मुद्दम अंदाज में बोला था। तो तुम क्यों नहीं गई? अंदाज महसूस मालकाना था। मुझे मीटिंग अटेंड करनी थी, यहाँ मेरी ज़रूरत थी। इसके हर सवाल पर जवाब देता इसे मजीद झुंझला गया था। वहाँ की एक दर्श निगाह पर डालकर तनफन करती इसके कैबिन से निकल गई थी। फारूक की निगाहों ने दूर तक इस नहरीली लड़की का पीछा किया था और थके थके अंदाज में सर चेयर की उसे टका कर एक बार फिर अपनी लाहासन मोहब्बत का दर्द खुद में उतारने लगा। जानता था इस मोहब्बत में अजियत के सिवा कुछ नहीं है। बाहर तेज़ बारिश अपनी आबोत आपके साथ बरसी थी। 1 बजे के करीब घर में दाखिल हुआ तो हर सू खामोशी छाए थे। बाल जेटे का टाई की नोट ढीली करता
कमरे में आ गया। वो दुश्मनी जहाँ नमाज पर पड़ी सो रही थी। जब से जान ने इसकी परवाह करनी छोड़ी थी वो खुद से भी लापरवाह हो गई थी। इस लड़की ने तंग कर दिया। वह गुस्से से सोफे पर फेंक कर इसकी तरफ बढ़ा। मनाहिल उठो यहाँ से। घुटनों के बल बैठकर दुपट्टा इसके चेहरे से हटाया तो वह गहरी नींद सो रही थी। नाक और लब हल्के सुर हो रहे थे। शायद वो रोते रोते सोई थी। अजीब खोए खोए अंदाज में इसके चेहरे पर झुका मासूम नकूश को अपने दिल में उतारने लगा। न जाने कितने दिन बीत चुके थे इसका लम्स महसूस किए। इसके लबों को आहिस्ता से उंगलियों से छूने लगा। मनाहिल को अपने लबों पर कुछ महसूस हुआ तो यकदम ही पट से आंखें खोली। इसे खुद पर झुका देकर घड़बड़ा के उठने लगी मगर वो रो गया। ये कौन सी जगह है सोने की? इसके बाल कान के पीछे करते नरम लहजे में बोला तो मनाहिल ने हैरत से इसे देखा। आज न जाने कितने दिन बाद उसे इससे पहले की तरह मुहातिब हुआ था। ऐसे तख्ता पाकर इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर करीब करके झुकने लगा मगर मनाहिल यकदम ही होश में आ गई तो फौरन चेहरा दूर किया। आप चाहते क्या हैं? अब आप दूर ही रहें मुझसे। इसके हाथ अपने चेहरे से हटाने लगी मगर इसकी आंखों में यकदम ही हुनर है। जानना चाहती हो क्या चाहता हूँ? ग्रे साथ करते इसके चेहरे को मजीद करीब किया। दिल चाहता है कहीं बंद कर दो तुम्हें ऐसी जगह जहाँ तुम्हारा राब्ता दुनिया से खत्म हो जाए। बोलो कैसे बर्दाश्त करोगे फिर वहाँ सिर्फ मुझे? जुनूनी अंदाज में कहता मनाहिल के रोंगटे खड़े कर गया था। इसकी सांसें इसके चेहरे को झुलसा रही थी। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हटे। इसके सीने पर हाथ रखे पूरी कुब्बत से धक्का दिया और वो दूर होकर गहरे सांस लेने लगी। क्यों डर लग रहा है मुझसे? यहाँ दिल में कोई चोर है? अजीब से अंदाज में बोला। इसकी आंखें खुद ब खुद नम होने। मसला क्या है आपके साथ? जब नहीं मुझे में इंटरेस्ट मोहब्बत किसी और से करते हैं तो क्यों कर रहे हैं ये सब? रोते हुए चीख उठी थी। जान ने गहरी नजर से इसका जायजा। तुम्हें तड़पा कर सुकून मिलता है, मेरे लम्ब से चिढ़ती हो ना? इसके करीब आए तो वो साइड से निकल कर बेड के पास आ गई थी। जब आप मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देंगे तो आपको मुझसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, समझे? आप अपने गार रगड़ती बेपट ही गई थी। ओ तो प्लानिंग की जा रही है मुझसे आज़ादी हासिल करने की। इसके बराबर में बैठ कर तंज किया तो वो इस संगदिल को देख कर रह गई थी। मेरी औलाद तुम्हारे अंदर सांस ले लिया तब तक तो बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें। इसे खुद से करीब करते संगदिली से बोला था। वो सिर्फ मेरी औलाद है, आपका कोई हक नहीं है। आंखों से लड़ियाँ निकलने लगे। वो सिर्फ मेरी होगी, ख्याल रखो इसका। अगर इससे कुछ हुआ तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। आई समझ? दुपट्टा गले से खींचकर इसके आंसू रगड़ डाले थे जो हिचकियों से रो रही थी। एक सेकंड में बंद करो अपनी आवाज़, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सख्त लहजे में वार्न किया तो वो रोती हुई वाशरूम में जा घुसी थी। वो भी अपनी उंगली से कनपटियां दबाता बेड पर गिरा था। वो कब इस लड़की को दुख देना चाहता था मगर जब से इसके दिल के राज का पता चला था इसका बस नहीं चाह रहा था कि इस शख्स को जान से मार डाले। 10 मिनट पहले वो बाहर निकली तो छिपके मारने से आधी से ज़्यादा गिली हो चुकी थी। जान गया है कि गहरी नजरें खुद पर महसूस हुई तो सुर पलटे हुए कबर्ड की तरफ पड़ गई। जल्दी से सूट निकालकर ड्रेसिंग रूम में जाने लगी थी। जब वो फिर सामने आ गया तो इसने नफरत से निगाहें मोड़कर साइड से निकलना चाहा मगर वो कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर बाहों में उठाकर बेड पे लाया था। छोड़े मुझे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? धक्का देकर इसे पीछे किया जो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला था। इसके दोनों हाथ पकड़कर बेड पर लगाए तो वो सहमी हुई नजरों से देखने लगी थी। प्लीज़ छोड़े, मेरी बैक में पेन हो रहा है, इसने डर कर कहा तो ज़ियान ने हाथ छोड़ दिया था। वो फ़ौरन बेड पर पीछे खिसकी थी। इधर आओ, इसकी गंभीर आवाज़ पर इसने सैम करना फिर मैं सारे ला तो वो खुद ही जारहाना अंदाज में इसके करीब। जानती हो तुम्हारा मना करना मेरे अंदर एक ऐसी आग लगा देते जिसमें दिल चाहता है कि अपने साथ तुम्हें भी हकस्तर कर दो। इसके बाल पकड़कर खींच पीछे झटका दिया तो मनाहिल की चीख ही निकल गई थी। इसे बेबस करता जा रहा था जबकि इसका फ़ोन बज उठा था मगर ज़ियान ने तवज्जो न दी थी। दूसरी जानब भी कोई ढीठ बैठा था। ज़ियान ने गुस्से से हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया। वो जो आंखें सती से नीचे थी। जान वशी पर पट से आंखें खोली। हेलो, यस जान, हैदर स्पीकिंग। अपने गंभीर लहजे में बोला तो आप काटती इसका हाथ हटाने की कोशिश करी। व्हाट? जस्ट शट अप। यकदम ही दहाड़ता उठकर बैठा। मनाहिल ने सहम कर इसके पथरीले तासरात देखे। ओके आई एम कमिंग राइट नाउ। अजलत में खड़ा होता फ़ोन काट गया। मनाहिल में इतनी हिम्मत न थी कि इस वजह पूछती। शर्ट पहनकर केस वगैरह लेकर निकल रहा था जब एक नज़र सहमी बैठी मनाहिल को देखा। दिल इस पर बहुत ज़ोर से धड़का था। वापस आओ तो जागती हुई ना मिलो मुझे, समझी? इसे वार्निंग देता बाहर निकल गया जबकि वो अपने रब से सब खैर होने की दुआ करने लगी थी। दिल में अजीब अजीब वहम आना शुरू हो गए थे। नाम आंखें बंद करती बेड ग्राउंड से साइड टिका गई थी। सुबह 7 बजे करीब इसकी आंख खुली तो इधर हिना इसके बराबर में बैठे पापा। वो हैरानगी से इन्हें देखने लगे। क्या हुआ तुम लोग यहाँ? वो फ़ौरन सीधी हो बैठी थी। पागल लड़की ये सुबह सुबह यहाँ आ गई और कहने लगी तुम्हारे साथ नाश्ता करना है। हिना ने खुद को संभाल कर बताया तो वह यकदम मुस्कुरा उठी थी। तो ठीक है किया ना, आओ नाश्ता करते हैं। रिदा के गाल पर हाथ रखती उठ खड़ी हुई थी। वो घर पर नहीं आई क्या? मनाहिल ने वाशरूम खाली देखकर पूछा तो वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा की थी। माही, सुगरा नाश्ता ला रही है, जल्दी आओ, ज़ियान भाई नीचे हैं। हिना के कहने पर इसे हैरत हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे उठ गया। मुंह धोकर बाहर निकली और नाश्ता करने बैठ गई थी मगर जूस के अलावा और कुछ ना लिया जबकि वो दोनों लफ्ज़ ये बैठी थी। अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई तो इसका दिल घबराई। ये कौन रो रहा है? हिना इस वक्त दरवाजे की तरफ देखकर इन दोनों को देखा जो बहुत खामोश थी। मनाहिल का दिल घबराने लगा था। क्या बात है तुम दोनों इतनी खामोश क्यों? दरवाज़ा खोलने के लिए उठी तो इन दोनों भी इसके पीछे ही आ गए थे। जैसे जैसे सीढ़ियों के नज़दीक आ रही थी दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। नजरें लाउंज के बीचों बीच गई तो कदम खुद ब खुद लड़खड़ा गए थे। दोनों ने जल्दी से इसे थामा। कौन है ये? पीली पड़ती रंगत के साउंड लाउंज के बीचों बीच रखे जनाजी और इर्द गिर्द जमा लोगों को देखा और इन दोनों को देखा। वो बेबस आवाज़ आंसू बहा रही थी। इसे सहारा देती नीचे लाने लगी। मनाहिल, मेरी बच्ची, चची जान ने रोते हुए इसे करीब करके इसे गले लगा लिया था। बेटा
अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने ले ली, बस तुम अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करो। चची जान के अल्फाज थे या बम जो इसके असाब पर गिरे थे, यकदम इनसे हलाक हुई थी। यानी ये दोनों जनाजे इसके माँ बाप के थे। हवा में ऑक्सीजन जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। कौन रो रहा है, क्या कह रहा है, इसे कुछ समझ ना आया। इसका वजूद बिल्कुल सुन पड़ चुका था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो लोग तो उम्रे पर गए थे ना। आहिस्ता से खुद कलामी करते ने देखा मामी भी इसके नज़दीक आ गई थी। मेरी बच्ची सब्र करो, नाम लहजे में कहती जनाजे के पास ले आई। वो सकते की कैफियत में खड़ी सबको देख रही थी। जब दुआ भागती हुई इसके गले लगी थी, आप ही मामा बाबा चले गए हमें छोड़कर, आप ही अब क्या होगा? वो शिद्दत से फूट फूट कर रो रही थी। मनाहिल ने इसे खुद से अलग करके आंसू पहुँचे थे। दुआ पागल हो, वो दोनों उम्रे पर गए हैं। इसे डांट कर बोली। सभी वहाँ मौजूद इनके गाँव में शरीक थे। माही मामू का प्लान क्रैश हुआ था कल। हिना ने रंधी हुई आवाज़ में गले लगाते बताया तो वह बिल्कुल गुमसुम हो चुकी थी। फिर न जाने कौन कौन इसके करीब आकर दिलासा देता रहा, मगर वो खामोशी से बैठी रही। आंख से एक आंसू ना गिरा था। तूबा और फहद भी आ चुके थे, मगर इसे किसी का होश ना था। बस जनाजे से लाकर बैठी रही, लेकिन इतनी हिम्मत न थी कि कफन हटाकर इनके चेहरे का दीदार करती। आप ही इसने नज़र उठा के देखा तो नाम आंखें लिए उमर खड़ा था। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो ऐसे? इसने आम से लहजे में पूछा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जियान भी वहीं आ गया था क्योंकि जनाजे उठने का वक्त हो चुका था और इसके सीने से लाकर बिलक बिलक कर रोने लगा। आप ही मामा बाबा चले गए दोनों। दुआ भी इनके पास आ गई थी। वो दोनों बहन भाई उनको सीने से लगाए खामोश बैठी थी। आंखें थी बरसना भूल गई थी। उमर खड़े हो, शाबाश चाचू, रानी को छोड़ने चलो। इसे मनाहिल से लग करके मोहब्बत से बोला, मगर मनाहिल के जैसे किसी ने रूह खींच लो। कहाँ लेके जा रहे हैं इन्हें? मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। इसकी कैफियत देखकर जियान ने एकदम ही से अपने हिसाब में ले लिया था। मान अल्लाह ने इन दोनों को शहादत की मौत नसीब किया। बस दुआ करो इनके लिए, अब लेकर जाना है इन्हें। इसने बहुत नरम लहजे में अपने साथ लगा कर समझाया, मगर वो भी फरूडी। मैं कह रही हूँ ना कि मैं नहीं जाने दूंगी, मगर किसी ने ना जाने दिया ना तो आज वो लोग अकेले ना होते। इसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लगे थे, मगर इसकी बात जान के दिल को चीर कर रख दिया था। मन संभालो खुद को। यह एकदम दहाड़ उठा था। हिना और रिदा भी पास आ गए। वो शिद्दत से रोते इसके सीने पर मुक्के मारने लगी। सब आपकी वजह से मैं ना जा सकी ना। अब मैं किसको गोद में साथ रखूंगी? अभी तो मामा का लम्स भी महसूस ना किया था। अभी तो हमने ठीक से इनका प्यार भी ना पाया था। बाबा कहाँ चले गए? यहाँ चाहे ना प्लीज़। I'm sorry guys, I literally so emotion लेस। पता नहीं क्यों रोते रोते ने हार्ट से इसके सीने से लागे थी। जियान ने किसी कीमती मता की तरह इसे अपने सीने में सो लिया था। कैसा सीजन था, कैसी क़यामत थी। हर तरफ शोक था, दो न कहानी मौतों पर हर आंख नाम थी। बस मेरी जान में धीरे से इसके कान में सरगोशी की, मगर हिचकियों से रोते रोते बेहोश हो गई थी। मन मनाहिल उठो, रिदा पानी लाओ। इसके साकत वजूद को देख चेहा तो रिदा पानी लेने भागी थे। दूर बैठी ईशा ने न हुआ से मुँह फेर कर अमीन को देखा, जो खुद भी दुखी माँ के पास बैठी थी। चच्ची जान जूस भेजे रूम में। इसे गोद में उठाता सीढ़ियाँ चढ़ गया था। रूम में लाकर एहतियात से इसे बेड पर लेटाकर छींटे मारे तो वो नीम गुरोतगी में बस इन दोनों को पुकार रही थी। जियान की आंखें गम की शिद्दत से सुर पड़ चुकी थी। जब रात में से कॉल आई तो शौक इससे पागल हो गया था। हॉस्पिटल वाले ने इसे शिनाख्त के लिए बुलाया था। फिर तमाम इंतजाम मुकम्मल करवा कर सुबह एम्बुलेंस के साथ घर लौटा था। आहिस्ता से इसका माथा चुमकर दूर हो गया। हिना इसके पास रहने एक नज़र अपनी दुश्मन जहाँ पर डालकर बाहर निकल गया था। बरात अब फातिमा बेगम को गुजरे 1 माह हो चुका था। तमाम अफराद आहिस्ता तना अपने मामूल पर लौट आए थे। सोमिया बेगम के ज़बरदस्ती करने पर दुआ और उमर ने भी काले जाना शुरू कर दिया था। रिदा और तुबा भी 2 बार चक्कर लगा कर जा चुकी थी। जियान भी आजकल बिजी था, मगर ऑफिस से फिर भी जल्दी आने की कोशिश करता था। मनाहिल से इसका रवैया नॉर्मल था, मगर वह बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। ना इससे बात करती थी, ना ही इसके सामने ज़्यादा आती थी। घर में आप भी एक सो की फ़ज़ा छाई हुई थी। मुर्तज़ा साहब की तबीयत भी भाई की मौत के बाद ख़राब रहने लगी थी। फूफो, ये जियान क्यों नहीं आया अभी तक? आज ईशा इधर आई हुई थी। इसका प्लान आज जियान के साथ आउटिंग का था। क्या करेगा जल्दी आकर? घर में मनहूसियत जो फैलाई हुई है हर वक्त की। फाइक बेगम ने लाउंज से गुजरती मनाहिल को देखा, तंज किया था। फूफो परेशान हो, मैं हूँ ना, सारी मनहूसियत को आपकी और जियान की ज़िंदगी से बहुत जल्द दूर कर दूँगी। इन्हें आपने साल लगा कर बोली तो वो इस पर हाल हो गई थी। मनाहिल इनकी बातों पर कान धरे बगैर अपने रूम में आ गई थी। इसे डिलीवरी की डेट दी जा चुकी थी। इसे इन लोगों के साथ रहने का ऐसा कोई अरमान ना था। वो जानती थी कि इसके माँ बाप की मौत की वजह से जियान आजकल इस पर तरस खा रहा है, लेकिन वो इतनी गई गुजरी न थी कि किसी शख्स की ज़िंदगी में एक बोझ की तरह शामिल रहती। और अब जबकि इसका बाप भी जिंदा ना था तो जियान हैदर खुद भी अपनी राह में कोई मजबूरी का पत्थर बर्दाश्त न करता। कमरे में आकर लेट गई थी। बीपी भी काफ़ी लो हो रहा था। आंखों में खुद बहुत नमी जमा होने लगी थी। बाबा, ये कैसा शख्स मेरे लिए मुंतहिब कर गया, जिसने ज़िंदगी के सफ़र के शुरू में ही मुझे तनहा छोड़ दिया। ये सफ़र मैं कैसे काट दूँगी? 2 आंसू निकल कर कनपटियों में जज़ब हो गए थे। यार बहुत थक रहा हूँ, फिर कभी का प्लान बना लो ना। कंधे पर कोट डाला जियान ईशा के साथ दाखिल हुआ था। वो सीधी होकर बैठ गई थी। जियान की नज़रें इसके सते हुए चेहरे पर उठी। नहीं प्लीज़ अभी चलो, इतने दिन हो गया ना हमने आउटिंग की और ना ही शॉपिंग, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। इसकी टाई पर हाथ फेरते हुए लगाओ से बोली मनाहिल ने। बस एक नज़र इन्हें देखा, फिर उठकर रूम से जाने लगी। मेरे कपड़े निकालो। जियान की बात पर ठहरी और बगैर इनकी जानब देखे कबर्ड में से कपड़े निकाल कर बेड पर डाले और बाहर निकल गई। जियान को इसकी खामोशी अजियत में मुतला करने लगी थी। ईशा ने इसको सोच में गुम देकर बुलाया।
जान कुछ कह रही हूँ ना, रूठ कर बोली तो वह एक गहरी सांस भर के रह गया था। आई एम सॉरी ईशा, अभी मेरे साथ में बहुत दर्द हो रहा है, फिर किसी दिन चलेंगे। इसे डालता वॉशरूम में घुस गया। ईशा को बस नहीं चाह रहा था कि इसने को जान से मार डाले। पैर पड़े थी, पोर्च में आई तो नाहिल लान में बंच में बैठी हुई थी। क्या हुआ? शो है रूम में है और बीबी लार में लड़ाई हो गया क्या? इंतहाई मासूमियत से आंखें पटपटा कर इसे देखा मगर वो खामोश रही थी। मैंने नहीं कहा था ना कि तुमसे बनाहिल कि तुम बस एक मजबूरी हो, इसीलिए इसके लिए मैं ज़ियान की मोहब्बत हूँ और बहुत जल्द तुम्हें फारिग करके हमारी शादी का इरादा है। इसका बेतासर चेहरा को देखकर वो तमसराना लहजे में बोलती अपनी कार की तरफ बढ़ गई थी। इसके लिए खबर नहीं ना थी वो जो इससे लड़ती या झूठा कहती। इन चंद दिनों में इसने खुद को तैयार कर लिया था आने वाले दिनों के लिए। रहमीन, अगर तुम घर से जाती हो तो बता कर जाया करो बेटा। वो तीनों डाइनिंग टेबल पर थे जब फायजा मलक ने इसे प्यार से कहा था। अब मैं फ्रेंड्स के पास भी बता कर जाया करूँगी। उसने चम्मच प्लेट में रखते नागवारी से कहा, नहीं बेटा मैं परेशान हो गई थी, तुम कॉल भी नहीं उठा रही थी। इसे समझाना चाहा, आखिर आप क्यों कॉल्स कर रही थी? मैंने क्या कहीं और चली जाती हूँ? इसने झुंझला कर कहा, शट आप ये कैसे है जब मैं मामा से बात कर रही हो? वो कहा अपनी माँ से बदतमीजी बर्दाश्त कर सकती, लेकिन मोहित इसने कहना चाहा मगर रो गया था। आइंदा इन्फॉर्म करके जाना और ऊंची आवाज़ नीचे रख के बात करना। मामा से सवान करता छिर खिसकाता कमरे में चला गया था। रमीन एक नजर फायदा बेगम को देखा, लब काटती खुद भी इसके पीछे गई थी क्योंकि मोहित को नाराज करके इसकी भूख प्यास जो उड़ जाती थी। रूम में आई तो वो लेटा हुआ मोबाइल यूज़ कर रहा था। मोहित करीब आकर इसे पुकारा मगर वह इसने कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बराबर में आके बैठ गई थी। नाराज हो इसका हाथ पकड़ कर पूछा, तुम आइंदा मामा से इस तरह बात नहीं करोगे? इसने सर लहजे में कहा तो वो नफ़ी में सारी लाया था। कभी भी नहीं, बल्कि अभी सॉरी करूँगी। इसका कलर पकड़ कर ठीक करने लगी। वो जो कुछ बोलना बोला था क्योंकि वह ऐसी ही थी जो बात इसे नागवार गुजर जाती थी दोबारा नहीं करती थी। अब भी नाराज़ हो इसकी आंखों में देखा मासूमियत से बोली थी, नहीं जाओ खाना लाओ। इसके माथे पर किसकी? वो जानता था कि इसने भी नहीं खाया होगा। भैया एकदम ही खिल उठी थी। ओके अभी लाई। इसका गाल चुम का कमरे से निकल गई। मोहित भी गहरी सांस लेता वापस लेट गया था। अली मैं क्या कह रही हूँ आपसे, आप सुन नहीं रहे? गुस्से से कहकर उठने लगी कि वो घर जाने का कह रही थी मगर ऐसी बातों पर अली फ़ौरन कान बंद कर लेता था। अच्छा तुम चेकअप करवाने गई थी ना, तबीयत ठीक है? अली ने हाथ पकड़ कर फ़ोन अपने पास बिठा लिया था। मुझे नहीं पता, अम्मी से पूछे। सिर पड़ते हाथ छुड़ाने लगी। क्यों, कोई सीरियस बात है? फिक्रमंदी से इसका चेहरा था तो रीता शर्मा के रूम उड़ गई थी। रिदा तुम मुझे डरा रही हो? इसका रुख अपनी तरफ करके गुस्से से बोला मगर जब इसके चेहरे पर पहले रंग देखा तो ना समझी से इसे देखने लगा। रीता ने उठकर साइड ड्रार से रिपोर्ट निकाली और इसके आगे रख दी थी। ओ गॉड थैंक यू सो मच अल्लाह। रिपोर्ट पढ़ कर इसे अपने करीब क्या बता नहीं सकती थी, डरा दिया मुझे। इसकी थोड़ी पकड़ कर मैं स्नूनी गुरु से नवाज कर पूछा तो वह शर्मा कर इसके सीने से लग गई थी। रिदा मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम्हारे साथ हमारे बच्चे भी मुझे तंग करेंगे। इसने खुद में से मौका मुस्कुराते हुए कहा था, क्या मैं तंग करती हूँ आपको? झटके से लागू का घूरने लगी। हाँ बहुत, हमेशा दूर भागती रहती हो। फिर से करीब करने लगा। दूर हटे, मुझे घर जाना है और मामा और मनाहिल से मिलना है। साथ भी इतना याद आ रहा है। मस्कीन सी शक्ल बना के कहा तो अली से घूरने लगा। ये मेरे अच्छे मूड को कायम नहीं रख सकती क्या तुम? और जो न्यूज़ अभी सुनाएंगे ना आज तो बिल्कुल भी नहीं, कॉल कर लो बस अभी मनाहिल को। जो खुद पर गिराते आसान सा हल बत गया तो वो मुँह बनाती सी मोबाइल से कॉल करने लगी थी। हेलो ज़ियान की गंभीर आवाज़ तो रिदा एकदम सीधी हो गई थी। हेलो ज़ियान भाई, माही कैसी है? इसे बात करने के लिए फ़ोन किया था। इसने फ़ोन उठाने पर रिदा ने वजाहत दी थी, हाँ अभी तो यही थी शायद वॉशरूम में। रियान ने बालकनी की वगैरह में झांक कर देखा, जहाँ वो नहीं थी वो अभी ऑफिस से वापस आई। तबीयत कैसी है इसकी? रिदा ने इसी से पूछ लिया। आई थिंक ठीक है। अब इस नाम से लहजे में बताया तो रिदा ने एक दो बातें करके फ़ोन रख दिया था। वो बेड पर लेटा इसी का इंतजार करने लगी। ये लड़की इससे अब ऐसे दूर भाग रही थी जैसे वो इसे खा जाएगा। इसका मोबाइल हाथ में लिए घूम रहा था। फिर अनलॉक करके इसकी डेस्कटॉप पर लगी दुआ और इसकी और उमर की तस्वीर को देखने लगे। मोबाइल चेक करते करते मैसेज में चलाया था। कल रात मोहित का मैसेज अब तक ऐसे ही पड़ा था। तुम्हारा नंबर क्यों बंद था? मैं कल बाबा और अंकल आंटी की कब्र पर भी गया था। फ़ोन पर ग्रेस खुद बहुत सच हो गई थी। मतलब वो अब भी कांटेक्ट पे है। ऊपर तक चेक की मगर हाय हेलो से ज़्यादा कुछ ना था। दरअसल मोहित के कहने पर ही मनाहिल ने इसे अनब्लॉक किया था। वो अब भी खुद भी अपनी हदूद जान चुका था, इसीलिए हाल हवाल से ज़्यादा ना पूछता था। जबकि तुबा से वो अक्सर कॉल पर भी बात कर रहे थे, लेकिन मनाहिल हैदर की ज़रा सी बेहतियाती इसके लिए अजाब बनने वाली थी। बेवकूफ़ समझा हुआ है मुझे। मोबाइल ज़ोर से टेबल पर फेंका, तभी वो वॉशरूम से रहा करने के लिए थी। ज़ियान ने घुसीली नज़र इस पर के जर्द पड़ते चेहरे पर डाली और इसकी तरफ बढ़ गया। कब से चाह रहा है ये सब सच सच बताना, नहीं तो जान से मार दूंगा। इसकी थोड़ी पकड़ कर सस्ती से पूछा। वह हैरान परेशान न समझी से इसे देखने लगी थी। छोड़े मुझे, क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं आप? अपनी थोड़ी छड़ाते बेबसी से बोली। कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हो ना तुम, आज तो मान ही गया मैं भी। जहर लहजे में फंकारा तो वो साकस ही से देखने लगी थी। सॉरी यार, ये थोड़ा सा इमोशनल सीन ना आता तो वॉइस काफ़ी अच्छी जा रही थी, मगर आप ज़रा सा बर्दाश्त कर लें। आप इसे मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का कोई हक़ नहीं है, समझिए आप। इसे धक्का देती दूर हुई थी। अच्छा तो फिर ये क्या था? इसका मोबाइल उठाकर मोहित का मैसेज सामने किया। क्यों करता है वो तुम्हें मैसेज? आखिर ताल्लुक़ क्या है तुम्हारा इसके साथ? हाँ बोलो। इसे बाजू से पकड़कर जो जोर डाला। बस नहीं चाह रहा था इस शख्स का रेशा अलग कर दे मुझसे। बेवफाई का सोचा भी कैसे तुमने? नाहिल हैदर बोलो।
वो गर्जदार आवाज़ में दहाड़ा तो इसकी आंखों से आंसू होत बहुत गिरने लगे थे। मैं कसम खाती मेरा इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो यूं ही टाइम से दोस्त हैं बस। इसने लड़ते तो यकीन दिलाना चाहा मगर इसके सर पर तो जैसे हूँ सवार हो। पागल समझ रखा है मुझे, बच्चा हूँ मैं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा? बोलो। गुस्से से झंझोड़ डाला था। मैं सच कह रही हूँ, आपको यकीन क्यों नहीं आता? तूबा से पूछ ले प्लीज़, मगर ऐसे इल्ज़ाम ना लगे। इससे सिसकते हुए इसकी आस्तीन पकड़ी थी जिस पर फ़ौरन चढ़ा गया था। अच्छा चलो ये इल्ज़ाम है तो जो रामीन की माइयों के दिन हकीकत खुली थी वो क्या था? इस सेक्रेटेरिएट में खड़ा इसका एहतसाब कर रहा था। क्या सुना था आपने? तहैयर ज़्यादा इसे देखने लगी थी। मैं वहीं था जब रामीन ने तुम्हारी हकीकत खोली थी। तुम जैसे धोखेबाज लड़के से शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई है। इसे बेड पर धक्का देते हुए चीखा। वो कराह कर गई थी, चेहरे पर अज़ियत से छाने लगी थी। ज़ियान के बदले हुए रवैये की वजह आज मालूम हुई थी। दिल चाहा बता दे कि तुम्हारी बहन ही इस सब की कसूरवार, मगर वो इस बेअतबारे शख्स को अब कोई वजाहत नहीं देना चाहती थी। आप तो वैसे भी मुझे छोड़ दिया ना, तो अब तो रीज़न भी मिल गया आपको, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था। आंखों से आंसू रगड़ते पूरे अज़ियत अंदाज में मुस्काए तो ज़ियान को इसके करीब आकर रोका था। मनाहिल हैदर, तुमने मुझसे ज़ियान हैदर से फ्रॉड किया, तुम्हें इतनी आसानी से तो कभी नहीं छोड़ूंगा। सर लहजे में फंकारा मगर मनाहिल ने एक नफरत अंगेज़ निगाह इस पर डाली थी। आप और कितना गिरेंगे और कितनी अजियत मुझे देंगे? मैं खुद एक पल अब आपके साथ नहीं रहूंगी। इसे धक्का देकर आंसू रगड़ती अलमारी की तरफ बढ़ने लगी मगर अचानक दर्द की शदीद लहर वजूद में उठी। पेड़ पकड़ कर बैठती चली गई थी। वो जो इसके जुनूनी अंदाज पर काटदार निगाहों से घूर रहा था, इसके गन्ने पर सब कुछ विलाए भागता हुआ इसके पास है। मनाहिल क्या हुआ? तो मैं इसके जर पड़ते चेहरे को देखकर एकदम बेचैन हुआ था। हाँ मामा बाबा इसे खुद से दूर करती दर से तड़पती बेचैन हो चुकी थी। मन मन प्लीज़ बात करो मुझसे। इसका गाल थपथपाता पागलों की तरह पुकारा था मगर वो बेसुध पड़ी थी। नब्ज़ टटोली जो बहुत मदम चाह रही थी। ओ गॉड! अपनी बाहों में उठाता नीचे आया तो वो सब वहीं थे। मनाहिल की हालत देखकर याकदम ही परेशान हो गए थे। क्या हुआ बेटा? मनाहिल को सुमिया बेगम और राहिम पीछे आए मगर ज़ियान को इस वक्त सिर्फ अपनी मताए की जान की परवाह थी। गाड़ी में लेटाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। राहिम, मेहमान को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, सबको बता देना। राहिम को देखा कहता गाड़ी स्टार्ट करके ले गया था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मुसलसल 3 घंटों से बेबसी से चक्कर काटता पागल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ज़ियान बैठ जाए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। राहम ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। हिना भी बस दुआएं कर रही थी। तो बता क्या करूं? वो कमीने डॉक्टर 3 घंटे से बांधा है और कोई जवाब ही नहीं दे रहे। राहम ने दलासे पर वो एकदम ही फट पड़ा था। बेटा वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम भी सब्र करो। मुर्तज़ा साहब ने हौसला दिया मगर इसे एक पल भी चैन न था। अपनी बेबसी पर दिल चाह रहा था कि सबको आग लगा डाले। बार बार आंखों के सामने इसका जर्द आंसुओं से भरा चेहरा आंखों में घूम रहा था। सर दोनों हाथों में देता सख्ती से आंखें मीच गया था। ज़ियान बेटा बस दुआ करो। सोमिया बेगम भी इसके पास आकर मोहब्बत से बोली थी। बहुत सब्र कर चुकी, अगर इन लोगों ने मन का एक बाल भी बेका किया ना तो इस हॉस्पिटल को आग लगाने में मैं एक पल नहीं लगाऊंगा। आईसीयू के दरवाजे की तरफ देखकर जुनूनी अंदाज में बोला। तो मुर्तज़ा साहब ने राहम को इसे बाहर ले जाने का इशारा किया था। चार ज़ियान तो यहाँ से थोड़ी देर, इसने नरमी से कहा मगर वो अपनी जगह से 1 इंच ना हिला था। फायका बेगम बेबसी से बैठी बेटे के हालात देख रही थी। जब से ही आईसीयू का दरवाज़ा खुला था और एक नर्स और डॉक्टर बरामद हुई। ज़ियान तेज़ी से इनके पास आया था। डॉक्टर कैसी? अब नाहिला बेताबी से डॉक्टर से पूछा। मुबारक हो, बेटी हुई है आपकी। और हाँ, और इस वक्त अपनी बेटी से ज़्यादा अपने कुल मता की फिक्र थी और मनाहिल की जान तो खतरे से बाहर है ना? इसने बेचारे से पूछा। देखिए मिस्टर ज़ियान, मैंने आपको पहले भी मिसिज़ मनाहिल की बहुत देखभाल का कहा था। इनकी हालात काफ़ी क्रिटिकल है, कोमा में भी जा सकती हैं, बस आप दुआ करें। डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में बताया मगर वो तो जैसे पागल हो गया था। क्या मतलब है आपका? हाँ, तुम लोग कर क्या रहे हो? इसे कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, समझ आई? सारी लिहाज मरबत बलाए ताक रखकर डॉक्टर से पर चढ़ दौड़ा। ध्यान मुर्तज़ा साहब जल्दी से बीच में आए थे और गुस्से से इसे खामोश करवाया था। आई एम सॉरी डॉक्टर, प्लीज़ आप लोग अपना काम करें। डॉक्टर से माजरत करके उसे राहम के साथ बाहर भेज दिया था। अगर इसे मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। जब से डॉक्टर ने अगले 24 घंटे का वक्त दिया था वो अपने रब के आगे बैठा इल्तिजा कर रहा था। वो लड़की इसकी औलाद को दुनिया में लाने वाली थी मगर जब से रामीन से हकीकत सुनी थी इसकी ज़ात से बिल्कुल लाताल्लुक हो गया था। बस हर पल अज़ियतें तो दी थी इसे मगर अब बेबसी की तस्वीर बना हॉस्पिटल के प्रेयर रूम में बैठा इसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। नमाज़ पढ़ के बाहर निकला तो कॉरिडोर में बैठी दुआ उमर के साथ बैठी सिसक रही थी। दुआ बेटा दुआ करो, शाबाश, कुछ नहीं होगा। इसे इसके बराबर पे बैठ कर इसे अपने साथ लगा लिया। ज़ियान भाई अल्लाह ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ? पहले मामा पापा और अब आप ही की तबीयत इसने तड़प का पूछा तो ज़ियान के अपनी आंखों में मिर्चें भरती महसूस हुई थी। ज़ियान नहीं दुआ कुछ नहीं होने दूंगा मैं। इसे दिलासा देते अपने साथ लगाया गया था। सभी रब से इसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे। इसके मामू को भी अभी कोई खबर नहीं दी गई थी। इसकी वक्त डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर तो ज़ियान फ़ौरन इनकी तरफ बढ़ा था। डॉक्टर कैसी है वो अब? इसकी बेचैनी पर डॉक्टर मुस्कुराए। कंग्रेचुलेशन मिस्टर ज़ियान, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर के इस जुमले ने जैसे इसके जिस्म में रूह फूंक दी थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक्स यू वेरी मच। तशक्कर से बोला तो वो भी मुस्कुरा दी थी। सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा, फिर हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर के कहने पर वो आईसीयू के दरवाजे से अपनी जान को दुश्मन जान को देखकर जो बिल्कुल डर पड़ चुके थे इसने सती से अपने लाभ बेचने। मुबारक को मेरे यार। फाहद ने आते ही से अपने सीने से लगा लिया था। इसे अभी काल करके राहम ने ही खबर दी थी। ज़ियान मुस्कुरा कर अलग हुआ था। मेरी प्रिंसेस कहाँ है?
इसने बेबी के बारे में पूछा तो ज़ियान को भी इसका ख्याल आया था, क्योंकि वो मनाहिल के चक्कर में इसे भूल भाल गया था। इंक्यूबेटर में है, अभी डॉक्टर से मिलने मना किया। राहम ने डिटेल बताई तो वो खामोशी से आईसीयू में बेहोश पड़ी मनाहिल को देखकर आंखें ठंडी करने लगा। कितना तड़पा था इस लड़की के लिए वो आज, अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या करता। अपने ख्यालों में गुम था जब ही ईशा की कॉल ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। हाँ बोलो। कॉरिडोर से निकल कर फ़ोन रिसीव किया। ज़ियान कल से फ़ोन कर रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहे तुम। ईशा यकदम ही फट पड़ी थी। मनाहिल आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ गया है। तो यार तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है, ज़ियान ने तासुब से कहा। तो तुम्हारी बेटी तो ठीक है ना, फिर भी तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है इस लड़की की। तंज़िया लहजे में बोली। ज़ियान का अपना जब टूटा महसूस हुआ। फजूल है तुमसे बात करने से मलामत करता फ़ोन काट गया था। राहम तू सबको घर ले जा, मैं हुमान के पास मोबाइल जीन्स में रखता बोला चल फिर मैं निकलता हूँ इन लोगों को लेकर। राहम ने कहा तो दुआ और उमर भी वहीं आ गए थे। ज़ियान भाई बेबी को तो देखा ही नहीं है अभी तक, मैंने वो लोग देखने ही नहीं दे रहे। दुआ ने मुँह पर छोड़ कर कहा तो वो राहम दोनों मुस्कुरा दिए। बेटा सुबह आओगी तो देखने भी देंगे और मिलने भी। जाने से बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता था, लेकिन ये उमर कह रहा है कि मेरी गोद में नहीं देंगे। और दुआ ने से घूर कर शिकायत की तो वो एकदम ही गड़बड़ा गया था। ये मार खाएगा मुझसे, इसकी बातों पे ध्यान ना दिया करो। इसे अपने साथ लगाता इन लोगों के साथ बाहर कार तक आया था। हिना थोड़ी देर पहले ही साथ को लेकर गई थी। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। फ़ाइका बेगम इसका माथा चुमकर कार में बैठ गई थी। इन्हें मनाहिल से ज़्यादा इसकी फ़िक्र थी। वो भी सारे लाता वापस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया था। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इन दो जानों की बर्बाद थी जो इससे वाबस्ता थी। माही शुक्र करो इसे याद था कि तुम्हें व्हाइट रोजी से एलर्जी है, वरना अभी छीके मार रही होती। तुबा ने हंसते हुए इससे कहा, मगर वो मुस्कुरा भी ना सके। सुबह 11 बजे से होश आया था। चची जान और हिना को सामने पाया था। इसके बाद वक्फे वक्फे से सभी मिलने आ रहे थे, मगर वो शख्स अब तक नजर नहीं आया था। वो एक बार फिर टूट फूट का शिकार होने लगी थी। नहीं ये है फ्रेश लिलीज नजर आ गई, इसीलिए ले ली, वरना हम वो ही लाने वाले थे। मोहित ने मनाहिल की उदास शक्ल देखकर कहा, जो हल्का सा मुस्कुराई थी, जबकि रामीन इन तीनों की दोस्ती के किस्सों पर हैरत ज़दा सी लाभ बेचे बैठी थी। रामीन तुम जा रही हो, तुम्हारे शौहर ने हमेशा हमारे पैसों का खाया है, कभी बिल नहीं दिया। कैंटीन का तुबा ने रामीन को मुखातिब करके मोहित को घूरा तो वह हंसने लगा। रूम में दाखिल होते ज़ियान के कदम वही रुके थे। रामीन को क्या बता रही हो, ये तो हमेशा से मेरे बिलों पर जीती आ रही है। मोहित ने रामीन को छेड़ते हुए कहा, मगर वो बस दांत पीस कर रह गई थी। वो सिर्फ अपने भाई की वजह से यहाँ आई थी, वरना इसका मनाहिल का हाल पूछने को में कोई दिलचस्पी ना थी। वो जो सब कुछ भूल भाल कर इसे मिलने आया था, उस शख्स को खिलखिलाते लहजे पर दरवाजे पर वापस लौट गया था। चलो अब मुझे मामा से भी मिलना है, रामीन ने उठते हुए कहा तो मोहित भी खड़ा हो गया था। गेट वेल सून एंड कंग्रेचुलेशन रवतन मनाहिल को कहती इसके साथ बाहर निकल गई थी। इन दोनों के जाने के बाद इसने सर्दी से आंखें बंद कर ली थी। वो इस वक्त खुद पर कितने इज्जत के पहरे बैठाए हुए बैठी थी, वो बस वो ही जानती थी। माहिर चलो उठो सूप पियो, मैंने बनाया। तुबा इसके आगे बाउल लेकर बैठ गई थी। तुबा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा मेरा, प्लीज़। अभी इसने मना करना चाहा था। नहीं उठो फ़ौरन। रीता ने तो इतनी बेचैन हो रही थी आने के लिए, मगर मैंने और भाई ने रोका है। वो तो बताती तो ना तुम्हें सूप का चम्मच इसके मुंह में डाल दिया तो वो फीका से मुस्कुरा दी थी। माही बेबी को शाम में तुम्हारे रूम में शिफ्ट करेंगे और कल तक डिस्चार्ज हो। मेरी डॉक्टर से बात होगी है। हिना ने कमरे में आकर डिटेल बताई तो सारे हिला कर रह गई थी। ये ज़ियान भाई कहाँ रह गया। बेबी का बैग तैयार किया था, मामी ने वो लाने को कहा था। इसने काल मिलाते हुए कहा तो नाहिल ने एकदम सर उठा के इसे देखा। इस दुश्मन जान के जिक्र पर एकदम ही दिल की धड़कन तेज हुई थी। हिना काल मिला रही थी, मगर ज़ियान फ़ोन नहीं उठा रहा था। 2 दिन से मजनू बने घूम रहे थे, फिर होश में आते ही न जाने कहाँ चले गए हैं। हिना ने हंसते हुए बताया तो इसके लबों पर एक जहरहन मुस्कुराहट आ गई थी। कैसे बोल सकती थी बेहोश होने से पहले की लड़ाई। बेचारे डॉक्टर्स और नर्स का वो हाल था, पूछो मत। सबको आग लगाने की धमकी जो दे डाली थी। हिना ने मज़े से बताया तो दुबा भी खिलखिला उठी थी। बात मेरी नहीं इनकी औलाद की थी। इसने अपनी हथेलियों को देखते आस्तीगी से बोली तो दोनों ने इसकी उदासी बखूबी देखी थी। पागल लड़की, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। हिना ने घूर कर कहा तो वो आंखें बंद करके लेट गई थी। प्लीज़ हिना मुझे सोना है। इसने आंखों पर हाथ रखकर कहा तो वो भी खामोश हो गई थी। इन दोनों के दरमियान चलती सर जंग से वो पहले भी आगाह थी। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे ख़त्म। होपफुली आप सबको एपिसोड पसंद होगी और मनाहिल और ज़ियान के बेबी का भी कंग्रेचुलेशन आप सबको भी कि आप लोग भी मम्मू खाला आंटियाँ चाची फूफो सब कुछ बन चुकी हैं। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या ये नाराज़गी, क्या ये गिरहें कभी खुलेंगी भी या नहीं, या फिर ऐसे ही ये अलग हो जाएंगे, इनमें लहदगी हो जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।